हेलो क्लास। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता भी है, क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसके जो बेसिक रूल्स और कॉन्सेप्ट हैं इनऑर्गेनिक को लेकर के या ऑर्गेनिक को लेके या केमिस्ट्री कैसे समझें, वो सारी जो डिटेल ली है, वो जो सारे कॉन्सेप्ट हैं बेसिक वाले, वो कहाँ दिए हुए हैं क्लास 11th के इस चैप्टर में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि मैं आज दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ब्रीफ में कि पार्टिकल्स क्या होते हैं और एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसके बारे में, और हम आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में, और इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि डिस्कवरी जो है या जो पार्टिकल्स है या जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये क्या है और किस बारे में है। इस पूरे चैप्टर को हम असल में डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, और वो पार्ट है ये कि हम सबसे पहले डिस्कवरीज पढ़ेंगे। पार्टिकल डिस्कवर कैसे हुआ, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, एटम का मॉडल क्या है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको पार्ट को डिवाइड कर देंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कैसे करता है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट, एनर्जी की जो वैल्यू होती है कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारी बातें सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी हम ज़्यादा टाइम लॉस न करके चैप्टर को शुरू करते हैं कि चैप्टर किस बारे में है। मैं आपको बता दूं क्लास, सबसे पहले तो कि जो भी चारों तरफ के मैटर हैं या एनर्जी है या फोर्स है, ये सब कुछ न कुछ किसी न किसी तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। हम पार्टिकल्स को अगर बेसिकली ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला, ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास मास होता है, दूसरा ऐसे पार्टिकल जो मासलेस होते हैं। मासलेस पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए या फोर्स के लिए, जबकि मैसिव पार्टिकल्स मतलब जिस पार्टिकल के पास मास होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैटर के लिए। और मैटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसका सबसे जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो है एटम, जो कि चैप्टर का नाम भी है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि चैप्टर का नाम भी है। तो क्लास इस बात के लिए रेडी हो जाइए, इस बात के लिए रेडी हो जाइए कि एटम क्या होता है। मैं आपको बता दूं, एटम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं वन बाई वन आपको दिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन करते चलता हूं। न्यूक्लियस, एटम को हमने क्लासीफाई करा है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में। न्यूक्लियस वो है जो सेंटर है, हाई डेंस है। आपको पता क्या करना है न्यूक्लियस के बारे में, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी वाला एक सेंटर है। डेंसिटी पर लिखी हुई है, देख पा रहे हैं, 10⁻14 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है ये, पर सेंटीमीटर क्यूब 10⁻14 ग्राम डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, या इसके अराउंड होती है। और न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज में लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है, लगभग 1 लाख गुना छोटा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एटम का साइज अगर 10⁻10 मीटर के रेडियस में होगा, ऑर्डर में होगा, तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में है, जो कि 1 लाख गुना छोटा हो गया, 1 लाख गुना छोटा हो गया। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, मैं पहले आपको बता दूं। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल पाए जाते हैं हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में हेल्ड होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं फोर्स से, स्ट्रॉन्ग फोर्स से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और उसके लिए जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ग्लूऑन्स। मैं लिख रहा हूं, हेल्ड बाय ग्लूऑन्स। ये पार्टिकल्स के नाम हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब कि न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली आप पढ़ते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा वहां पे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान जैसे पार्टिकल्स भी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेल्ड बाय ग्लूऑन्स। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे जो है, मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल न्यूक्लियॉन, हम इसको एक्चुअली बोलते हैं
कंपोजिट पार्टिकल्स, न्यूक्लियॉन्स को कंपोजिट पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें आते हैं दो तरह के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट पर चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज होता है 0। प्रोटॉन मिलकर बना होता है क्वार्क से, made up with क्वार्क्स जो है ये सबसे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या दूसरे ऐसे पार्टिकल जो कि कंपोजिट कहलाते हैं से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क बोला जाता है उसको। 3 क्वार्क्स। वैसे तो क्वार्क 12 तरह के होते हैं, 6 पार्टिकल और 6 उसका एंटी पार्टिकल। 6 के नाम समय आने में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। सिर्फ वो पार्टिकल की पे बेस्ड वो लेक्चर होगा, लेकिन वो लेक्चर अभी नहीं। अभी से ये सोचिए कि प्रोटॉन कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और उसका नाम है UUD, उसका नाम है UUD। और न्यूट्रॉन के जो क्वार्क है उसका नाम है DDU। मतलब कि D मतलब होता है डाउन, U मतलब होता है अप। 3 तरह का जो क्वार्क है वो है डाउन, डाउन अप। 3 क्वार्क न्यूट्रॉन, अप अप डाउन, 3 तरह के क्वार्क है प्रोटॉन को बनाने वाला। चार्ज की वैल्यू बात करें, चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज नहीं होता, उसको बोलते हैं जीरो चार्ज। मास की वैल्यू है प्लस 1.67 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास वैसे तो सिमिलर होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो वैल्यू है हम उसको नेग्लिजिबल मान के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास एक ही मानते हैं, जिसकी वैल्यू है 1.67। डेसिमल के सेकंड प्लेस तक 67 10⁻⁻27 किलोग्राम ये वैल्यू है मास की। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास की वैल्यू हम मानते हैं बराबर, मानते हैं बराबर। तो चार्ज की वैल्यू, मास की वैल्यू, क्वार्क की वैल्यू, किस पार्टिकल वाले फोर्स से बना हुआ है और क्या बोलते हैं कंपोजिट पार्टिकल, न्यूक्लियस में होने की वजह से क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये सारी बातें हैं। न्यूक्लियस का साइज मतलब कि मीटर में जो उसका डायमीटर है और उसकी डेंसिटी, ये बातें आप ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन इसमें होता है मैं आपको बता दूं, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब जो दूसरे किसी पार्टिकल से मिलकर ना बना होता, खुद ही सबसे छोटा होता। कंपोजिट का मतलब जो दूसरे पार्टिकल से मिलकर बना होता। एलिमेंट्री पार्टिकल, इस पे जो चार्ज होता है वो -1.6 10⁻⁻9 कूलम इसके चार्ज की वैल्यू होती है, जबकि मास की वैल्यू 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लिया जाता है क्योंकि इसकी मास की वैल्यू आप देख रहे हैं बहुत ही कम है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1/1837 टाइम छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास से, सॉरी प्रोटॉन के मास के इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1837 टाइम छोटा होता है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास इज स्मॉलर देन द प्रोटॉन मास इन द रेंज ऑफ 1837 टाइम्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतनी छोटी सी बात ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन जो है इसका एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, एंटी पार्टिकल जिसको पॉजिट्रॉन E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, β+। ठीक है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनों को β- से रिप्रेजेंट किया जाता है, β- से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय β- और उसका एंटी पार्टिकल मतलब उसके अपोजिट नेचर वाला जो पार्टिकल है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, उसको β+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका एंटी पार्टिकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसका नाम क्या है पॉजिट्रॉन। ये हो गया कुछ इसके बारे में बातें। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है
कि न्यूक्लियस में रहने वाला ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये आपस में चेंज कैसे होता रहता है। चेंज होने के लिए मैं आपको बता दूं बीटा डीके प्रोसेस होता है, जो मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर लिखने जा रहा हूं बीटा डीके प्रोसेस। इसमें आपको मैं बता दूं जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होता रहता है, जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होता रहता है प्रोटॉन में, और जो प्रोटॉन है वो चेंज होता रहता है किसमें, वो किसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखिए, न्यूट्रॉन का जो चेंज है ध्यान से मेरी बात सुनिए क्लास, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसको बोलते हैं हम लोग बीटा डीके प्रोसेस। बीटा डीके प्रोसेस, बीटा डीके प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बदलते रहते हैं बाय द लॉस ऑफ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में और प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में। ये जो है आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ये क्या है पॉजिट्रॉन है, और साथ में क्या लिखा है न्यूट्रिनो। ये भी पार्टिकल्स होते हैं, ये भी पार्टिकल्स होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में मेसॉन्स हेल्प करते हैं। मेसॉन एक पार्टिकल्स है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से, पाई माइनस और पाई पास, मतलब मेसॉन पॉजिटिव और मेसॉन नेगेटिव। इस मेसॉन पार्टिकल्स के हेल्प से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उसी एक्सचेंज की वजह से वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है, जिसको हम लोग ग्लूऑन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पार्टिकल वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज ऑल अबाउट कि यहाँ पर एटम के अंदर क्या क्या हो रहा है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन उसका नेचर उसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन उसका नेचर डिस्कवरी, न्यूट्रॉन उसका नेचर और डिस्कवरी। उसके अलावा मैंने किसका नाम लिया, पॉजिट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का क्या है एंटी पार्टिकल है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वैसे ही पार्टिकल्स हैं जैसे कि क्वार्क पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री होता है, न्यूट्रिनो और उसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एंटी न्यूट्रिनो ये है और ये है न्यूट्रिनो। ठीक है, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे सेक्शन में चलते हैं, डिस्कवरी। कैथोड रे की डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए ये एक सेटअप लिया गया मैंने। ये सेटअप है जूलियस प्लकर साइंटिस्ट का और विलियम क्रुक का। विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने डिस्चार्ज ट्यूब के हेल्प से, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है इसके अंदर गैस है, अंदर गैस ली गई है जिसका प्रेशर हम यहाँ पे वैक्यूम पंप के हेल्प से मॉडरेट करेंगे, मैनेज करेंगे, और प्रेशर की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻² टू 10⁻³ मिलीमीटर प्रेशर है अंदर गैस के, और वोल्टेज की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो है 10,000 वोल्ट। कहा गया है कि वेरी हाई वोल्टेज पर जब बहुत कम प्रेशर रखा जाता है इस ट्यूब के अंदर तो यहाँ से करंट पास होने लगता है, और करंट पास होने की वजह से इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। करंट पास होने पर यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलते हैं, इनविजिबल रेज निकलते हैं। इनविजिबल रेज को देखा कैसे जाएगा, उसके लिए एक स्क्रीन लगाई गई है, देख रहे हैं डार्क किया मैंने, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है ऐसी स्क्रीन जिसपे अगर चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो चमकेगा। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं जिंक सल्फाइड की, हम इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और इससे कैथोड रे के टकराने से ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती है। ग्रीन जो है वहाँ पे डॉट बनता है, ग्रीन डॉट मतलब कि लाइट पैदा होता है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर जब इस डिस्चार्ज ट्यूब को रखा गया तो देखा गया कि जो यहाँ पे निगेटिव सेल इसका पार्ट है, नेगेटिव वाला, इसको बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव वाले को बोलते क्या है, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड। तो देखा गया कि कैथोड से इनविजिबल रेज निकल रही हैं जो कि एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं और फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा करके बताती हैं कि वहाँ पे कुछ रेज आ रही हैं जिसके पास चार्ज है। इस सब बाद में देखा गया कि असल में इनके पास इलेक्ट्रॉन है,
इनके पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसको प्रूव किया गया अलग अलग तरह के सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटों में। ये प्रूव किया गया कि जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। हम सीखते हैं कि कैसे प्रूव किया गया। उसके पहले थोड़ा ये ध्यान रखते हैं, जे स्टोनी, जो मैंने यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जबकि R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन की चार्ज की डिस्कवरी की। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसकी डिस्कवरी की। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर माने जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उसकी सारी प्रॉपर्टी, चार्ज अपॉन मास की जो वैल्यू है इसको, और वो सारी प्रॉपर्टी जो डील की जाती है आजकल, वो सब इन्होंने स्टडी की। विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लगर, जिसका मैंने अभी नाम लिया, इन दोनों लोगों को श्रेय जाता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको बनाने में और जो कैथोड रे इमिट हो रहा है उसको प्रोड्यूस करवाने में इनको क्रेडिट जाता है। जबकि क्रेडिट जो डिस्कवरी का है वो जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें बना है, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी ये बातें उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, इतने सारे साइंटिस्ट जो है मिलके बनाए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चार्ज अपन मास का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होता है कैथोड रेज के लिए, जिसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 1.76 × 10⁸ जो है कूलाम पर ग्राम है, कूलाम पर ग्राम। ये चार्ज अपन मास की वैल्यू है कैथोड रे के लिए। चलिए देखते हैं कि कैथोड रे हमको कैसे पता चला किस पे नेगेटिव चार्ज है। वन बाय वन मैं आपको पता चल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कैसे पता चला? असल में हमने कैथोड रे के रास्ते में एक हमने क्या रखा, पैडल लेस व्हील रखा। हमने व्हील रखी, व्हील रखने से क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखें या व्हील रखें, अगर कोई रेडिएशन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है तो उसका शैडो फॉर्मेशन होगा। उसका क्या फॉर्मेशन होगा? शैडो फॉर्मेशन होगा अपोजिट स्क्रीन पर। शैडो फॉर्मेशन इंडिकेट करेगा कि ये जो रेज था वो क्या था, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा था। कभी भी कोई भी रे जब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा तभी उसका शार्प शैडो बनेगा, नहीं तो शैडो क्या होगा, खराब हो जाएगा। शार्प शैडो फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे थे। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, मेटल ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल के मिलके बने होने का मतलब है कि कैथोड रे पक्का कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलके बने होंगे जिसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके रास्ते में पैडल लेस फ्रिक्शनलेस व्हील रखने पर ये व्हील को घुमा देता है। अगर कैथोड रे व्हील को घुमाता है इसका मतलब कैथोड रे जो है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा व्हील को। उसी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वो घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? इसका मतलब पार्टिकल के पास क्या है, मास है। पार्टिकल के पास मास है और वो हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मास और वेलोसिटी होने की वजह से हमने कहा कि वो पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है। कैथोड रे इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, तीसरा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बता दूं आपको क्लास, डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों जो एंड हैं अप डाउन, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे देखा गया कि जो कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया उसमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये बेंड हो जाते हैं। अगर ऊपर रखा गया पॉजिटिव और नीचे रखा गया नेगेटिव, मान लीजिए, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसका फील्ड था, तो देखा गया कि जो कैथोड रेज है वो असल में वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ बेंड करना। पॉजिटिव फील्ड की तरफ बेंड करना इंडिकेट करता है कि जो कैथोड रेज है वो हम जरूरी है कि नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना हो। कैथोड रे नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना हो तभी वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ होगा।
इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर भी देखा गया कि कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसका मतलब उनके पास चार्ज है, क्योंकि हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करते हैं। कौन सा चार्ज है उसको प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया और पॉजिटिव फील्ड में वो डिफ्लेक्ट हो गया, तो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। ठीक है, चौथा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जब उसके रास्ते में, कैथोड रे के रास्ते में थिन जो है वो सीट रखा गया, थिन सीट, जैसे कि पन्ना होता है, पेज होता है, कॉपी होती है, मेटल का जब थिन सीट रखा गया तो देखा गया कि जो कैथोड रेज है वो उसके आर पार निकल जाता है। कैथोड रेज आर पार निकल जाता है, हम उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज पेनिट्रेट कर सकता है थिन मेटल के प्लेट को और उस पार निकल के वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा रहा था। हम उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सरे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सरे प्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं क्लास, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। कैथोड रे के रास्ते में जब हैवी मेटल रखा गया, हैवी मेटल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, आयरन, तो देखा गया कि जब कैथोड रेज हैवी मेटल से टकराते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और इसी एक्सरे प्रोडक्शन से एक्सरे मशीन आजकल वर्क करता है, जो आजकल मशीन आप देखते हैं। एक्चुअली कैथोड रे ये है जो हैवी मेटल से टकरा के एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस होते हैं जिनके प्रोडक्शन में कैथोड रेज का हेल्प लिया जाता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कैथोड की जो कि आपको जाननी चाहिए। कैथोड रे की बेसिक प्रॉपर्टी क्या? ये पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, मटेरियल पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है, इसके पास कुछ चार्ज की वैल्यू है, डिफ्लेक्शन होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, शैडो फॉर्मेशन करता है, एक्सरे प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ये अगर इसके रास्ते में हमने, जैसे मैंने बोला कि व्हील रखते हैं, तो ये उसको घुमाता भी है, साथ में उसको हॉट कर देता है। हॉट कर देना इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहा है। जब भी कोई बॉडी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है तो दूसरी बॉडी हीट हो जाती है, और हीट होकर क्या होती है? गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करता है, हाई स्पीड से घूम रहा है, इसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड से के आसपास है, उसके बराबर तो नहीं है, थोड़े से कम है, लेकिन लाइट की स्पीड के आसपास है। चार्ज की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, मास की वैल्यू बता चुका हूँ, और एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज पर मास की वैल्यू जो कि ऊपर लिखी हुई है। ये प्रॉपर्टीज है कि डिस्कवरी कैसे हुआ, ये है कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है। आज के लेक्चर में अब हम लोग इतना ही सीखेंगे, और ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट करेंगे, और इसके आगे नोट करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे पता की गई, कैसे प्रूव की गई। ये कॉपी में आपके नोट होना चाहिए। तो अपनी कॉपी में आप शुरू करिए पहला लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ से, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, एकदम आप वैसे नोट करना शुरू करिए, और उसी नोट करने के तरीके से आपका जो कॉपी होगा, नोटबुक होगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कवरी करेंगे प्रोटॉन की और डिस्कवरी करेंगे न्यूक्लियस की। दो डिस्कवरी करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए क्लास को। ठीक है, थैंक यू।